हेलो दोस्तों, मैं इमरत राम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी समाज से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातों के बारे में। आज हम समाज के भेद पढ़ेंगे। समाज के भेद मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन चारों भेदों को बड़ी विस्तार के साथ हमें पढ़ेंगे। जिन जिन चीज़ों के अंदर आपको समस्या होगी उन चीज़ों को हम अलग से लिखा देंगे कि इन चीज़ों के अंदर आपको ज़रूर हर एक समय समस्या आती है। उन समस्याओं को हमें किस प्रकार सीखना है, उन चीज़ों को हम बड़ी गहराई से जानते हैं। दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे तथ्य इस रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं किसकी? अव्ययभाव समास की। यानी हमारा यह कौन सा भाग है? पहला भाग है। समास का पहला कौन सा है? अव्ययभाव समास है। सबसे पहले इसकी बात करें, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें, यानी इसकी मुख्य मुख्य बातों की बात करें तो संस्कृत के रूप में देखें तो पूर्व पद प्रधानो अव्ययभाव है। यानी यहाँ पर दोस्तों ये क्या कह रहा है? पूरे पद प्रधानो अव्ययी भाव है। अगर इस संस्कृत के रूप में इसकी बात करें तो ये कह रहा है दोस्तों, जिसके अंदर पूरे पद प्रधान होता है वह क्या होता है? अव्यय भाव होता है। दोस्तों, ये अवग्रह चिन्ह है। क्या है? अवग्रह चिन्ह बीच के अंदर है अव्यय भाव। सबसे पहले जब हमने संधि में बात की थी दोस्तों के ओ के बाद अगर ए आ जाए, ओ और आई के बाद ए आ जाए तो ए का क्या हो जाता है? अवग्रह चिन्ह में रूप परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, आप संस्कृत व्याकरण नाम से हमारी रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, उस पर जाकर के आप संधि को आसान से पढ़ सकते हैं। और संधि के अलावा हमने वर्ण विचार भी पढ़ लिए, उपसर्ग भी हमने पढ़ लिए, और शब्द रूप धातु रूप। विशेष तौर से बात है दोस्तों शब्द रूप और धातु रूप की। शब्द रूप को आपके समास के अंदर बड़े काम आने वाले। जब हमने शब्द रूप के बारे में बात की थी क्लास के समय, उस समय भी हमने कहा था कि जब हम समास पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या आपको होगी शब्द रूप की। तो शब्द रूप की समस्या के लिए आप संस्कृत व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई चैनल पर, वहाँ जाकर के आप उनके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करें पूरे पद प्रधानो अव्यय भाव, तो ये क्या कहता है? यानी अर्थार्थ अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दोस्तों, यह बात किसकी की जा रही है कि अव्यय भाव समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। आगे बात करें दोस्तों इसकी विशेषताओं की और बातों की, तो एक आप नोट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नोट लिख लीजिए। दोस्तों, साथ साथ नोट्स भी बनाते चले जाइए। बड़े विस्तार के साथ साधारण भाषा के अंदर हम संस्कृत को पढ़ेंगे। तो नोट के अंदर लिख लीजिए, पहली बात पूरे पद प्रधान। क्या लिख लीजिए? पूरे पद प्रधान। और उसके साथ क्या जोड़ लीजिए विशेषता में? पूरे पद अव्यय। यानी जो पूरे पद होगा अव्यय भाव समास में, वो क्या होगा? आपका एक अव्यय होगा। और इसकी लिंग की बात करें तो नपुंसकलिंग होगा। यानी अव्यय भाव समास के अंदर जो भी उदाहरण होंगे वो किस में होंगे? अव्यय भाव समास के अंदर होंगे। आगे बात करें, अव्यय भाव की हमने बात कर ली। और वचन कौन सा होगा? एक वचन होगा। तो दोस्तों, आपको ये बातें इसके अंदर हम पढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा। उसके बाद क्या होगा? पूर्व पद अव्यय होगा। यानी अव्यय की बात करें तो कोई उपसर्ग होगा। और इसका लिंग क्या होगा?
नपुंसकलिंग होगा। नपुंसकलिंग में दोस्तों आप याद रख लीजिए बस इतना ही कि जिस भी शब्द के पीछे मैं आधा दिखे आपको, वहां पर आप उसको क्या मान लेंगे, नपुंसकलिंग होगा, यानी अव्यय भाव के अंदर होगा और नपुंसकलिंग होगा। आगे हम उदाहरणों के माध्यम से इन चीजों की बात करेंगे और बात करते हैं एक वचन की। तो दोस्तों अव्यय भाव के जितने भी उदाहरण होंगे वो किस में होंगे, एक वचन में होंगे। एक वचन में होंगे तो एक बात आपकी क्लियर हो गई कि हमें किसी भी शब्द की अगर विभक्ति में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक वचन की सातों विभक्तियों के अंदर जाना होगा। द्विवचन और बहुवचन वाली आपकी समस्या यहाँ इस समास के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यह समास किस में है, एक वचन में है। तो जितनी भी विभक्तियों का प्रयोग होगा, चाहे प्रथमा का करो, तृतीया का करो, चतुर्थी का करो, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, द्वितीया, किसी का भी करो, वो वचन कौन सा होगा, उसके अंदर एक वचन होगा। आगे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए उपकर्षणम क्या शब्द है, उपकर्षणम। सबसे पहले दोस्तों इसका विग्रह नहीं करके हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं इन चीजों को। देखिए ये क्या कहता है, पूरे पद प्रधान होता है, यानी पूरे पद का अर्थ होता है पहला पद। यहाँ पर पहला पद क्या है, उप है, आगे क्या है, कर्षणम है। तो उप यानी इस उप के आधार पर इस समास का क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, और जिसके आधार पर समास का अर्थ निकला है उसे क्या कहते हैं, प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। आगे बात करें पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद अव्यय की बात करें दोस्तों, तो ये उप क्या है, उप एक उपसर्ग है और उपसर्गों को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। तो दोस्तों ये उप क्या है, एक अव्यय है। और आगे बात करें नपुंसकलिंग की, तो दोस्तों हमने बात की थी, हमने पहले भी बताया, जहां पर अव्यय भाव के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, पीछे आधा मैं दिखाई देगा। तो बिल्कुल आपको क्या दिखाई दे रहा है, आधा मैं दिखाई दे रहा है, यानी ये शब्द किसका है, अव्यय भाव नपुंसकलिंग का है और अव्यय भाव समास का है, क्योंकि इसके अंदर लिंग कौन सा आया, नपुंसकलिंग आया। वचन की बात करें तो देखिए दोस्तों उपकर्षण कौन सा वचन है, एक वचन है। आगे इनकी विग्रह की बात करें तो देखिए इसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कर्षणस्य समीपम इति, कर्षणस्य समीपम इति, यानी इसका विग्रह क्या होगा, कर्षणस्य समीपम इति। यानी दोस्तों ये जो अव्यय होंगे इन 12 से 13 लगभग 13 से 14 अवयवों की हम बात करेंगे। इनको एक एक अवयव को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम अलग से नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। सबसे बड़ी समस्या यह होती है दोस्तों कि विद्यार्थी किताब पढ़ता है और किताब के अंदर कहीं तो षष्ठी लगी होती है, कहीं द्वितीय लगी होती है, कहीं सप्तमी लगी होती है। इनकी दोस्तों आप चिंता छोड़ दीजिए, हम बिल्कुल इनको एक एक करके अलग अलग से पढ़ेंगे और हर एक की विभक्ति के बारे में भी बातें करेंगे। और समीपम और इति ये जो शब्द संस्कृत के प्रयोग होते हैं इनके अर्थ की भी हम आगे उदाहरण के माध्यम से बातें करेंगे। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है, लिंग नपुंसकलिंग होता है और वचन कौन सा होता है, एक वचन होता है। तो दोस्तों ये थी इसकी मुख्य मुख्य बातें। अब हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। किसके माध्यम से समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे अधिका। किसका उदाहरण लेंगे दोस्तों, अधिका उदाहरण लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आएंगे आपके शब्द रूप काम। जो जिन्होंने भी अभी तक शब्द रूप नहीं पढ़े वो बिल्कुल शब्द रूप हमारी संस्कृत व्याकरण की प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 4 शब्द रूप याद करने हैं, उस चारों के आधार पर सारे के सारे शब्द रूप आप कर सकते हैं, आसान ट्रिक के साथ पढ़े हुए हैं। अधि की बात करें दोस्तों, ये अव्यय क्या है, अधि है। अधि क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। यह बात हमने किस में की थी, उपसर्ग में की। और जहाँ पर भी ये अधि दिखे, अव्यय भाव समास का जहाँ पर भी अधि दिखे, आपको विभक्ति कौन सी प्रयोग करनी है, सप्तमी करनी है। कौन सी करनी है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और इस अधि के अर्थ की बात करें तो समास में आपको क्या लगाना है, इति लगाना है। समीपम इति, यानी जहां पर आप विच्छेद करेंगे वहां क्या लिखेंगे,
समीपम इति। समीपम इति की बात करें दोस्तों इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है विषय में, यानी जिस वस्तु विषय के बारे में बात करते हैं उसके विषय की यहाँ पर बात की जाती है। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ बताया जाता है, यानी समीपम इति में। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, यानी इति में किस में बताया जाता है। सॉरी एक मिनट, ये समीपम लिख दिया बीच में, इति पहले बोला सही था। इति की बात करें तो इति क्या बताता है, यानी विषय में, यानी इस इति का अर्थ होता है हम किस विषय के अंदर बातें कर रहे हैं। आगे हम दोस्तों उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है हमारा अधिहरि। क्या है उदाहरण? अधिहरि। इस अधिहरि की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि पूर्व पद जिसके अंदर प्रधान होता है, यानी इसके अंदर वहाँ अव्ययभाव समास होता है, या प्रधान कौन है? अधि है। और जहां पर भी अव्यय दिखे आपको, यानी उपसर्ग दिखे, वहां समास कौन सा होगा? अव्ययभाव। बिल्कुल आपका ये क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है। कौन है? अधि। और अधिहरि की आगे बात करें तो दोस्तों ये लिंग इसके अंदर अधिहरि के क्या है, यानी जहां पर कहीं कहीं के पीछे मैं नहीं लगता है और लगभग के पीछे मैं लगता है, वह मिलेगा आपको अव्ययभाव समास के अंदर। अधिहरि की बात करें तो ये नपुंसकलिंग में है और एक वचन का है। इसके अगर विग्रह की हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर विभक्ति हम किसकी बात की थी कि अधि उपसर्ग आए आपका, तो विभक्ति कौन सी? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति क्या होगी? हरो होगी। यानी हमने शब्द रूप में पढ़ा था कि हरो और गुरु और हरि के दोनों की क्या विभक्तियां सेम चलती हैं, या सप्तमी विभक्ति क्या हुई? हरो हुई। आगे हमने बात क्या की कि इसके साथ लगेगा क्या? इति लगेगा, यानी इस उपसर्ग का क्या होगा? इति में परिवर्तन होगा हम इस विग्रह करने पर। तो इसका अर्थ की बात करें तो ये क्या कह रहा है? हरि के विषय में, यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है? हमने इति का अर्थ बताया कि ये विषय में, यानी जिसके बारे में बात करेगा उसके बारे में बताया। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? हरि की। तो ये किसके बारे में बता रहा है? हरि के विषय के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार इसका विच्छेद होगा। आगे एक और उदाहरण की बात करें दोस्तों, एक और उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण है हमारा अध्यात्मने। अध्यात्मने, तो ये उदाहरण है, इसकी बात करें दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? अव्यय देखना चाहिए। बिल्कुल यहाँ अव्यय आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि इस अद्या के साथ क्या है, यहाँ पर क्या हुई? संधि हुई। आपको शब्द को तोड़ना पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? अधि इसमें से उपसर्ग होगा, यानी ये किससे बनता है? ई से बनता है। इस ई का परिवर्तन किस में हो गया? यहाँ पर ये हुआ, इसलिए ये आया अधि। और आगे शब्द क्या बचेगा? आत्मने। यानी हमने संधि में बात की थी कि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई किस में चेंज होता है? ये के अंदर चेंज होता है। तो अब तो आपको बिल्कुल दोस्तों दिखाई दे रहा है क्या? अधि दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या है? अधि अव्यय है, उपसर्ग है, यानी अधि क्या है? अव्यय है आपका। और जहाँ अव्यय होता है वह समास कौन सा होता है? अव्ययभाव समास होता है। और अधि आने पर हम विभक्ति कौन सी का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले आप विभक्ति देखना, विभक्ति कौन सी का प्रयोग करते हैं? सप्तमी का प्रयोग करते हैं। तो सप्तमी में हमारा शब्द क्या बनेगा? आत्मनि। आत्मनि। दोस्तों ये रूप किसके अनुसार चल रहे थे? हमने बात की थी जगत के अनुसार। वह जगती था या आत्मनि बना था। हमने बात सिर्फ 4 शब्दों को याद करने की थी, राम, हरि और लता और जगत। इन चारों के आधार पर संपूर्ण शब्द रूप हमने पढ़े थे। यानी वहाँ पर जगती था और जगती के अनुसार आत्मा चलता है। आत्मा चलने से यहाँ क्या हुई? आत्मनि हुआ। आगे हम बात करते हैं इसकी ओर की। तो दोस्तों इसके साथ क्या लगेगा? इति लगेगा। हमने बात क्या की थी? सप्तमी के बाद आपको क्या लगाना है? इति लगाना है। इति लगाएंगे तो इसका विच्छेद करेंगे, हिंदी के अंदर इसका विच्छेद करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? आत्मा के विषय में। आत्मा के विषय में, यानी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? अधि अव्यय की थी। अधि अव्यय कह दो चाहे उपसर्ग कह दो, एक ही बात है
है। आगे हम और इस प्रकार बात करते हैं दोस्तों उप की। किसकी बात करेंगे? उप के। जहां पर भी आपको उप दिखाई दे, क्या दिखाई दे? उप। विभक्ति आप कौन सी लगाएंगे? षष्ठी लगाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, लगभग के साथ षष्ठी लगेगी। एक तो आपके अधिक के साथ लगती है शब्द में, और एक प्रति के साथ द्वितीय लगती है, और एक स के साथ तृतीया लगती है। इन तीनों के अंदर ही परिवर्तन होती है, और सभी के साथ क्या लगती है? षष्ठी। लेकिन हम बिल्कुल इनको क्या अलग अलग से समझेंगे। उप का अर्थ होता है दोस्तों समीपम। क्या होता है? समीपम। समीपम अर्थ होता है। इस समीपम की बात करें तो समीप का अर्थ क्या होता है? के पास, यानी किसी के नजदीक होना ही क्या होता है? समीपम होता है। दोस्तों इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमने उदाहरण एक पहले लिया था उपकर्षणम। क्या लिया था? उपकर्षणम। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है? उप उपसर्ग है, और जहाँ उप उपसर्ग होता है वहाँ क्या है? अव्ययभाव समास का है। अव्ययभाव समास का है तो उप, आप उप हैं तो उप के अंदर विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति क्या होगी? कृष्णस्य, यानी ये शब्द रूप किसके अनुसार चल रहा है? राम के अनुसार चल रहा है। आगे हम क्या लगाएंगे? समीपम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समीप में लगाएंगे। तो इसका हिंदी के अंदर अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ क्या होता है? कर्षण के पास, यानी किसके पास की बात कर रहा है? कर्षण के पास की ये बात कर रहा है। आगे एक और उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा उदाहरण क्या है? देखिए, उदाहरण है उपगुरु। क्या है? उपगुरु। उपगुरु की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? उप। तो समास कौन सा है? अव्ययभाव समास है। और उप आने पर हम क्या विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और गुरु की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? गुरु होगी। क्या होगी? गुरु होगी। क्योंकि हमने बात की थी शब्द रूप में गुरु के रूप किसके अनुसार चलती है? हरि के अनुसार चलते हैं। और हरि की क्या होती है? हरो होती है। क्या होती है? हरो होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? गुरु हुआ। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? इस विभक्ति की थी। आगे हम बात करें, लगाएंगे क्या साथ? समीपम लगाएंगे। समीपम लगाए। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका समास विग्रह करें, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि उप आने पर हम क्या लगाएंगे? उप का अर्थ क्या होता है? समीपम होता है। तो यह बात क्या होगी? गुरु के समीप। क्या होगी? हिंदी की बात करें तो गुरु के पास कह दो या समीप कह दो, एक ही बात है। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी? उप की थी। आगे हम और बात करते हैं। उप के बाद हम बात करते हैं दूर की। किसकी बात करें? दूर की बात करें तो दूर के अंदर आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। और षष्ठी के साथ इस दूर के अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है इसका विवृद्धि। क्या होता है? विवृद्धि अर्थ होता है। और इस विवृद्धि की बात करें तो इसका हिंदी का अंदर अर्थ होता है नाश करना, यानी किसी चीज को मिटा देना ही क्या होता है? विवृद्धि होती है। और विवृद्धि कहाँ आती है? जहाँ पर आपको दूर उपसर्ग दिखाई दे। इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, उदाहरण आपको किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी किताब है, उनमें से इस उदाहरणों को पढ़े। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने संस्कृत आपकी सरल होएगी। तो दोस्तों आगे बात करें उदाहरण की। उदाहरण है दुर्वयनम। क्या है? दुर्वयनम उदाहरण हमारा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दूर दिखा हमें, तो ये समास अव्ययभाव है। विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? यौना नाम। यौना नाम जिस प्रकार हमने लतायाम पढ़ा, इसी प्रकार ये क्या बना? यौना नाम बना। और आगे बात करते हैं, इसके शब्द क्या लगेगा? इसके साथ विवृद्धि लगेगा। क्या लगेगा? विवृद्धि लगेगा। तो विवृद्धि की बात करें, इसके हिंदी के रूप में अर्थ की बात करें तो यौनों के क्या होगा? यौनों के ऐश्वर्य का नाश। हिंदी के अर्थ में क्या होगा? यौनों के ऐश्वर्य का नाश, यानी यौनों का जो ऐश्वर्य था, जो अस्तित्व था, उसका क्या हो गया? नाश।
तो दोस्तों ये बात एक हिंदी के अर्थ के रूप में की थी, लेकिन संस्कृत में आपको विच्छेद इस प्रकार करना है, यवना नाम या षष्ठी विभक्ति लगानी है, और इस दूर का अर्थ क्या विवृद्धि होता है, तो विवृद्धि आपको साथ में लगाना है। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? दूर की। उदाहरण बिल्कुल हम एक दो करेंगे, क्योंकि उदाहरण आप किताब से पढ़ते जाइए, इन चीज़ों को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। देखिए जहाँ पर भी आपको निर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? निर उपसर्ग दिखाई दे, आप विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी लगाएंगे। लगभग के साथ षष्ठी लगेगी, 4-5 ऐसे जिनके साथ चेंज होती है, और वही एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं। हम वह षष्ठी का प्रयोग करते हैं और वह हमारा गलत हो जाता है। और इस निर के अर्थ की बात करें दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है अभाव है। क्या होता है? अभाव होता है। अभाव की हम हिंदी के रूप में भी बात करें तो अभाव का अर्थ अभाव ही होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं हम? उदाहरण देखते हैं। तो देखिए एक उदाहरण है निर्जननम। निर्जनम उदाहरण की बात करें दोस्तों, यह उपसर्ग क्या दिखाई दे रहा? निर। तो समास कौन सा होगा? अव्ययभाव। और इसके अंदर विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति में हम क्या करेंगे? जना नाम। यानी जिस प्रकार लतायाम बना था उसी के आधार पर यह क्या बना? जनायाम, जना नाम बना। और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? अभाव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस निर का अर्थ क्या होता है? अभाव होता है। यानी इसका अर्थ काटे तो जन नाम का अर्थ होता है लोगों दोस्तों, यानी जन यानी क्या होता है? लोगों। जन नाम है यानी लोगों लोगों का अभाव। लोगों का क्या? अभाव। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी? हमने इस निर की थी। दोस्तों कई विद्यार्थियों की ये लोगों क्या दिखाई दे रहा है? बहुवचन के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एक समय के रूप में बात होती है तो वह क्या होता है? एक वचन होता है। इसके अंदर बिल्कुल एक वचन है। ये न जाने आप कि बहुवचन है, और सर ने पहले बात की थी कि अव्ययभाव एक वचन में आते हैं, लेकिन ये लोगो शब्द है जो क्या है? एक वचन का है, क्योंकि यह समूह की बात की जा रही है, उसके अंदर कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। आगे बात करें दोस्तों, आपको जहां पर भी अति दिखे, क्या दिखे? अति उपसर्ग दिखे, अव्ययभाव समास का अति उपसर्ग दिखे, तो आप विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे? षष्ठी। दोस्तों लगभग के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। अति का संस्कृत के रूप में अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है अत्यय। क्या होता है? अत्यय। और इस अत्यय के हिंदी के रूप में अर्थ की बात करें तो क्या होता है? ध्वंस। यानी हिंदी के रूप में अर्थ की बात करें तो ध्वंस इसका अर्थ होता है। यानी अत्यय का अर्थ क्या होता है? ध्वंस करना, किसी चीज को नष्ट कर देना। तो इसके उदाहरणों की बात करें तो देखिए अति हिमम उदाहरण है हमारा, अति हिमम। इस अति हिमम की बात करें तो इस अति हिमम में क्या करेंगे हम? सबसे पहले यह अति है तो यह समास कौन सा है? अव्ययभाव है। और इसके अंदर विभक्ति किसका प्रयोग करेंगे? षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हिम की षष्ठी विभक्ति होगी हिमस्य। क्या होगी? हिमस्य। आगे हम संस्कृत के रूप में अति का अर्थ क्या लिखेंगे? यानी इस अति का अर्थ क्या लिखेंगे? अत्यय। क्या लिखेंगे? अत्यय। हमने ऊपर बात की थी अत्यय। क्या लिखेंगे? अत्यय। और आगे हम बात करें इसे हिंदी के रूप में, इसकी अर्थ का तो हिम का ध्वंस। हिम का ध्वंस कह दो या हिम का नष्ट होना, यहाँ पर हम कह सकते हैं। और आपको संस्कृत के रूप में विग्रह पूछ लिया जाता है तो दोस्तों ये नहीं लिखना, ये तो हम समझने के लिए साथ साथ हिंदी में ले रहे हैं। आपको इस प्रकार लिखना है, षष्ठी विभक्ति हिम के साथ प्रयोग करनी है, उसके बाद इस अति का अर्थ क्या? अत्यय बताना है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि अति का अर्थ क्या करेंगे। हम जब विग्रह करेंगे तो अति का क्या अर्थ लिखेंगे? तो अत्यय लिखेंगे आप। आगे बात करते हैं दोस्तों एक और अति की। यानी अति दो रूप से प्रयोग होते हैं अति का, एक और अति का। अति की बात करें, अति का प्रयोग समास में दो रूप से होता है। यानी समस्त पद के अंदर दो प्रकार से अति आता है, वो दोनों क्या है? अव्ययभाव के ही हैं। तो अति के अंदर षष्ठी विभक्ति होती है, ये तो हमने पहले ही बात की थी। और
एक बात होती है कि इस अति का अर्थ क्या निकलता है, अर्थ निकलता है असंप्रति। अति का एक अर्थ होता है असंप्रति। एक तो अर्थ आपने पहले पढ़ा था, ये अति का अर्थ होता है ध्वंस करना या नष्ट करना, और एक अर्थ क्या होता है, असंप्रति होता है। और असंप्रति की बात करें तो इनका साधारण अर्थ में क्या कह सकते हैं, संप्रति न यूजते, यानी संप्रति न यूजते। और इसका हिंदी के रूप में इसकी बात करें, इस संप्रति असंप्रति कह दो, या फिर इस प्रकार कह सकते हो संप्रति न यूजते। तो संप्रति न यूजते कहीं पर भी कहीं कहीं आपको क्या असंप्रति मिलेगा, कहीं इस प्रकार लिखा मिलेगा संप्रति न यूजते। तो आगे हम बात करते हैं इसके अर्थ की, असंप्रति की। तो इसका अर्थ होता है अनौचित्य। अनौचित्य दोस्तों, इस अनौचित्य की बात करें यानी इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, अनौचित्य। जिसका कोई औचित्य न हो उसे क्या कहा जाता है, अनौचित्य कहा जाता है। एक हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण है अति निंद्रम। क्या उदाहरण है, अति निंद्रम है। अति निंद्रम की बात करें दोस्तों, इसके अंदर उपसर्ग क्या है, अति है, तो ये अव्ययभाव का है। और आगे हम जब अति आता है तो विभक्ति कौन सी लगाते हैं, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। तो षष्ठी विभक्ति निंद्रा की क्या होगी, निंद्रा होगी। क्या होगी, निंद्रा होगी। और इस निंद्रा की बात करें आगे, इस अति का अर्थ क्या लिखेंगे, या तो हम असंप्रति लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, संप्रति न यूजते, न यूजते। यानी दोस्तों असंप्रति लिखेंगे तो वहां पर आपका अर्थ अनौचित्य हो जाएगा, और संप्रति न यूजते लिखेंगे तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, यानी जिसका कोई औचित्य नहीं हो। इन दोनों के अर्थ यानी इसका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। और हिंदी के रूप में हम बात करें इसके अर्थ की, तो नींद का अनौचित्य, नींद का अनौचित्य क्या होगा, नींद का अनौचित्य, यानी नींद का कोई औचित्य नहीं होना। वहां पर यह किसका प्रयोग हुआ, अति का प्रयोग हुआ। आपको विच्छेद पूछ लिया जाता है संस्कृत के रूप में, तो इस प्रकार करना है, निंद्रा संप्रति न यूजते, या फिर निंद्रा असंप्रति। इस प्रकार आपको उसके क्या करना है, विच्छेद करना है। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी, अति की बात की थी। अति दो रूप से हमें अव्ययभाव समास में मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे और इस प्रकार के अवयवों की। तो आगे हम बात करेंगे किसकी, इति की बात करेंगे। तो दोस्तों इति की बात करते हैं, तो इति के अंदर विभक्ति कौन सी प्रयोग होती है, जहां पर भी अव्ययभाव इति उपसर्ग दिखे वहां पर आपको क्या है, विभक्ति कौन सी प्रयोग करनी है, षष्ठी करनी है। लगभग के साथ दोस्तों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, दो चार है अलग, उनको हम आपको बता देंगे अलग से। और इस अति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इस इति का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ होता है प्रादुर्भाव। क्या होता है, इति का अर्थ होता है प्रादुर्भाव। और प्रादुर्भाव की हिंदी के रूप में बात करें तो इसका अर्थ होता है महत्व। क्या, किसी चीज का महत्व होना क्या है, प्रादुर्भाव कह सकते हैं हम संस्कृत में, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, महत्व कहेंगे। तो आगे हम इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इति विष्णु, यानी इति विष्णु, आपको ये एक समस्त पद दिया है इति विष्णु। अब इसका हम विच्छेद करेंगे इस इति का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इति दिखाई दे रहा है, इति अव्यय है, ये अव्ययभाव समास है। तो सबसे पहले हम इति के साथ विभक्ति कौन सी लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, विष्णु, विष्णु शब्दस्य, आपने विभक्ति क्या लगा दी, शब्दस्य, यानी षष्ठी विभक्ति। जिस प्रकार रामस्य होता है इस प्रकार विष्णु में भी क्या लगी, षष्ठी विभक्ति लगी। यानी कोई नाम होता है राम श्याम, और राम के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ पर विष्णु है तो विष्णु राम के अनुसार ही चलेगा। यह बात शब्द रूप में हम की थी। और आगे हम बात करें इसके साथ इति का अर्थ क्या लिखेंगे, प्रादुर्भाव लिखेंगे। विच्छेद में इति का अर्थ क्या लिखेंगे, प्रादुर्भाव लिखेंगे।
और हिंदी के रूप में हम बात करते हैं इसके अर्थ की, किसके, इसके अर्थ की हिंदी के रूप में बात करते हैं तो हिंदी में अर्थ क्या होगा? विष्णु शब्द का महत्व है, विष्णु शब्द का महत्व है। इसका हिंदी के रूप में अर्थ क्या होगा? विष्णु शब्द का महत्व है। इस प्रकार और उदाहरण हम देखते हैं तो इति वेदम आ जाता है, कई बार क्या आ जाता है? इति वेदम। तो दोस्तों आप इसे अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं कि इति के साथ विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी होगी। षष्ठी, वेद की षष्ठी क्या होती है? वेद शब्दस्य, वेद शब्दस्य। और आगे क्या होगा? इति का क्या लिखेंगे? प्रादुर्भाव, यानी वेद शब्द का महत्व। इस प्रकार यह क्या होगा हमारा? इति अव्यय होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों और अव्यय की। तो और अव्यय है हमारा अनु अव्यय। क्या लिया हमने? अनु अव्यय। जहाँ पर भी आपको अनु अव्यय दिखे वहाँ विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी। और इस अनु के अर्थ की बात करें तो अनु का अर्थ होता है पश्चात। क्या होता है? पश्चात अर्थ होता है। दोस्तों ये अनु कितने रूपों में चलता है? अव्ययभाव में 3 रूप से हमारे सामने आएगा। कितने रूप में? 3 रूप में। पहला रूप है अनु का, जिसके अंदर विभक्ति किसी कौन सी होती है? षष्ठी प्रयोग होती है। और अनु का अर्थ यहाँ क्या लिया हमने? पश्चात लिया। और हिंदी में बात करें इसका पश्चात की तो पीछे, यानी इसके अर्थ क्या होता है? हिंदी में पीछे होता है, पश्चात होता है, यानी बाद की बात होती है। आगे हम बात करें इसके उदाहरण की तो एक होता है अनुरथम। क्या होता है? अनुरथम। इस अनुरथम की बात करें, सबसे पहले अनु दिखाई दिया तो अव्यय है, तो अव्ययभाव समास है। और अनु के साथ विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो षष्ठी विभक्ति क्या होगा? रतस्य। क्या होगा? षष्ठी विभक्ति। रत की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? रतस्य होगी। और इस अनु का अर्थ क्या लिखेंगे हम? पश्चात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पश्चात लिखेंगे। हमने पश्चात लिखा, यानी यह विग्रह हमने संस्कृत के रूप में किया। और हिंदी के रूप में अगर इसका विग्रह करें तो यह विग्रह क्या होगा? रत के पीछे। दोस्तों ये हिंदी का रूप हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए इसलिए। और आपको हिंदी के अंदर नहीं बताना है कहीं भी, आपको इस प्रकार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके इस अनु का अर्थ पश्चात लेकर के इसका विग्रह करना है, यानी रतस्य पश्चात, यानी रथ के पीछे। ये बात की थी हमने अनु के पहले भाग की। अब बात करते हैं अनु के दूसरे भाग की, यानी अनु दूसरे रूप में किस प्रकार अव्यय भाव में समास में प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर अनु है, अनु के साथ विभक्ति, यहाँ पर भी षष्ठी प्रयोग होगी। लेकिन यहाँ पर अनु किस अर्थ में प्रयोग होगा? योग्यम के अर्थ में प्रयोग होगा। योग्यम की बात करते हैं तो दोस्तों योग्य के अर्थ में प्रयोग होगा, यानी किस वस्तु का क्या औचित्य है इसके बारे में यह बात होगी। आगे हम बात करते हैं इसकी उदाहरण की। तो उदाहरण है अनुरूपम है। अनुरूपम की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? अनु। तो उस ये समास कौन सा है? अव्यय भाव समास है, क्योंकि अनु क्या है? अव्यय है। आगे बात करें विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का इसके अंदर प्रयोग होगा। तो षष्ठी विभक्ति रूपम की क्या होगी? रूपस्य होगी। क्या होगी? रूपस्य होगी। राम के अनुसार रूप भी चलेगा इसका। तो आगे हम बात कर रहे हैं रूपस्य हुई। और इस अनु का अर्थ क्या लिखेंगे? योग्यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? योग्यम इसका अर्थ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया? योग्यम अर्थ लिखा। तो दोस्तों हमने क्या लिखा यहाँ पर? योग्यम अर्थ लिखा। इस योग्यम की बात करें तो दोस्तों हिंदी के रूप में इस हम जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? रूप के योग्य। क्या होगा? रूप के योग्य होगा। यानी दोस्तों जहाँ पर भी आपको अनु दिखाई दे उसके साथ विभक्ति किसका प्रयोग करेंगे? अनु विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इस अनु का अर्थ क्या होता है? योग्य में होता है। इससे पहले हमने अनु की बात की, वहाँ अनु का अर्थ क्या था? पश्चात था। पश्चात की बात करें तो पीछे अर्थ होता है। तो ये बात किसकी है दोस्तों? अनु की। एक और प्रकार से अनु हमारे सामने अव्यय भाव समास में आता है। अनु का एक और अर्थ होता है। तो अनु विभक्ति यहाँ पर भी क्या होगी? षष्ठी। यानी जहाँ पर भी आपको दिखे अनु के साथ विभक्ति कौन सी प्रयोग करना है?
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे बात करें इसका अर्थ, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अर्थ होगा इसका अनुपूर्वम, अनुपूर्वीय होगा। क्या होगा, अनुपूर्वीय इसका अर्थ होगा। और अनुपूर्वीय की बात करें दोस्तों इसका हिंदी के रूप में अर्थ की, तो हिंदी के रूप में इसके अर्थ होता है कर्म के अर्थ में, यानी किसी का कर्म बताने के अर्थ में जहाँ पर भी अनु आए तो वहाँ आपको क्या लिखना है, अनुपूर्वम लिखना है। अनु का अर्थ क्या लिखना है, अनुपार्यम। यानी जहाँ पर भी आपको अगर पीछे की बात हो रही है तो वहाँ आपको अनु का अर्थ पश्चात लिखना है। और जहाँ पर भी अनु का अर्थ योग्य के रूप में किसी विषय वस्तु की योग्यता की बात की जा रही है तो वहाँ योग्यम लिखना है। और किसी विषय वस्तु के कर्म के बारे में यानी किसी शब्द के कर्म के बारे में बात की जा रही है तो वह अनुपूर्वम आपको अनुपूर्व लिखना है। तो अनु के साथ विभक्ति षष्ठी। तो उदाहरण की बात करते हैं तो हमारा उदाहरण है अनुज्येष्ठम। क्या है उदाहरण, अनुज्येष्ठम हमारा उदाहरण है। इस अनुज्येष्ठम की बात करें तो अनु अव्यय है, तो उस समास कौन सा है, समास है हमारा अव्ययभाव। और इस आगे बात करें विभक्ति की, विभक्ति कौन सी लगाएंगे, षष्ठी लगाएंगे। तो ज्येष्ठम के साथ षष्ठी विभक्ति क्या होगी, ज्येष्ठस्य। क्या होगी, ज्येष्ठस्य, इसके साथ विभक्ति होगी। और आगे बात करें इसका अर्थ क्या लिखेंगे, हमें अनु का अर्थ क्या लिखेंगे, अनुपूर्वम। क्योंकि यहाँ बात किसकी होती है, कर्म की बात है कर रहे हैं। कर्म की किस प्रकार, ज्येष्ठ के कर्म में, यानी एक छोटे से आगे बड़े के कर्म में बात है कर रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अनुपूर्वीय। क्या लिखा हमने, अनुपूर्वीय लिखा। और इस अनुपूर्वीय की हिंदी के अंदर बात करें इसका तो ये क्या कह रहे हैं, ज्येष्ठ के कर्म में। यानी ये बात किसकी करता है, अनुज्येष्ठम, यानी ज्येष्ठ के कर्म में, यानी उससे बड़े की बात है कर रहा है। यानी एक लगातार कर्म के रूप में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अनु का अर्थ क्या हुआ, अनुपूर्वम हुआ, यानी कर्म के रूप में अर्थ आया। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी हमने, अनु की। अनु के रूप कितने थे हमारे, 3 रूप अनु के चले थे। इन अलग अलग तीनों रूपों की हमने बात कर ली। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, प्रति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रति की बात करते हैं। तो प्रति में हमारी क्या होगी दोस्तों, विभक्ति द्वितीय लगेगी। जहाँ पर भी आपको प्रति दिखाई दे वहाँ पर विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय लगेगी। और इस प्रति के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हम प्रति ही लिखेंगे। संस्कृत में इसे क्या लिखेंगे, प्रति ही लिखेंगे। तो प्रति किस प्रकार लिखेंगे, तो एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, प्रतिदिनम। उदाहरण क्या है, प्रतिदिनम। तो हमने बात क्या की थी, प्रति अव्यय है, समास कौन सा है, अव्ययभाव समास है। यानी पहचान हम अव्यय के आधार पर ही करेंगे कि यह समास कौन सा है। आगे हम बात करें तो इसके दिनम के अंदर विभक्ति कौन सी लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो द्वितीय की बात करें दोस्तों तो देखिए दिनम, दिनम दिनम प्रति। यहाँ पर एक विशेष बात है दोस्तों, इस शब्द की क्या होगी, प्रति के साथ 2 बार आवर्ती होगी। क्या होगी, 2 बार आवर्ती होगी। आगे हम एक और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है हमारा प्रत्यय। क्या उदाहरण है, प्रत्यय हमारा उदाहरण है। इस प्रत्यय की बात करें उदाहरण की तो दोस्तों प्रत्यय में आपको प्रति दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यण संधि करते हैं तो प्रतिधन एम होगा। क्या होगा, प्रतिधन एम होगा। ये बात हमने किसमें की थी, यण संधि में की थी। तो इस ई के बाद असमान आए तो ई किस में चेंज होता है, यह में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह में परिवर्तन हुआ। तो प्रति का आप प्रति लिखिए, उसके बाद एम के साथ विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे, आप विभक्ति करेंगे द्वितीय। और द्वितीय विभक्ति क्या होगी हमारी, एहनम। क्या होगी, एहनम। और क्या करेंगे, 2 बार आवर्ती करेंगे तो एहनम एहनम 2 बार लिखेंगे, एहनम एहनम प्रति। आगे क्या होगा, प्रति होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी, प्रति की थी हमने।
तो इस प्रकार आपको जहाँ पर भी प्रति अवयव दिखे विभक्ति द्वितीय प्रयोग करे, उसका अर्थ प्रति लिखे। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, आज की इस अवयवों के बारे में हमने बात की थी। आगे हम लगातार रूप से इस प्रकार बात करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हमने लगभग 12 से 13 अवयवों की बात की थी। एक आपका यथा अवयव बच गया, एक से अवयव बच गया। से अवयव भी कितने रूप में प्रयोग होता है, 3 रूप। जिस प्रकार अनु हमारा 3 रूप में प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से भी अव्ययभाव समास के अंदर 3 रूप में हमारे सामने आएगा। हम बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एक बातें और अव्ययभाव समास की बच गई, उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे की बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो दोस्तों हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस चैनल पर आपको संपूर्ण शिक्षण विद्या यानी 40 से 45 शिक्षण विद्या, हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण तो आपकी हर रोज़ चल ही रही है, और साथ ही साथ मैथ की आपकी प्रतिशत की अध्याय भी चल रहा है। आप ये नहीं सोचे दोस्तों कि आज वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 1-2 घंटे लेट हो जाता है वीडियो। तो इसलिए हर रोज़ आप इंतज़ार करते रहिए कि वीडियो हर रोज़ मिलेगा आपको। आज के बाद आपकी समस्या कभी नहीं आएगी। इसलिए आप लगातार रूप से जुड़े रहिए कि हर एक वीडियो आते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। और यह नहीं सोचे कि आज वीडियो हमने 4 बजे या 2 बजे तक अपलोड नहीं किया, तब शाम की 10 बजे तक अपलोड नहीं होगा। आपकी शाम की 10 बजे तक सारे के सारे वीडियो हर रोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।